औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज की क्लास बहुत अहम है। आज से कई महीने पहले जब हमने ये इस मिशन का आगाज़ किया था, तो बुनियादी तौर पे जिन मुसावातों को समझने का हमने ख़्याल था हमारा सबका खुर्रम शहज़ाद अभी नहीं आए। जो शुरू में जिन दोस्तों ने काफ़ी हिस्सा लिया था इस अमल में, जो इसको डेवलप कर रहा था, ये क्लास जो हम बनाने जा रहे थे, तो उस वक्त जो जिन साथियों ने पूरा हिस्सा लिया था भरपूर और सवालात हल करके भेजे थे, क्योंकि मैंने 10 सवाल मेरिट बना दिया था, तो वो उनमें से काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं। तो उस वक्त मिशन ये था कि जो मुसावातें आम हैं, जो मुसावातें हम यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो हमारे जहन में थी। सबके जहन में था कि बिल्कुल न्यूटन से लेके आइंस्टाइन तक कम से कम हम सफ़र करेंगे। बीच में से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा दौर, इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिज्म का, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, मैक्सवेल का, फिर माइकल सैन एंड मोरले का, लॉरेंट्स का, फिर आइंस्टाइन का, ये दौर सारा हम ये इक्वेशंस जिनके चर्चे हैं, जिनकी वजह से बहुत से लोगों की वो बनी हुई है, मतलब पूरी ज़िंदगी का करियर बना हुआ है अमेरिका में। जैसे लॉरेंस क्राउस है, जैसे ब्रायन ग्रीन है, जैसे बहुत से नाम आपको भी आते होंगे। फरहान अभी नहीं आया, फरहान को आते हैं सारे। वो नील डीग्रास टाइसन है, मिचियो काकू है। बहुत से लोगों ने पॉपुलर साइंस को दुनिया में एक नया डिसिप्लिन बना दिया है, और उसकी वजह से इनका बहुत पूरी दुनिया में एक तरह से फिज़िक्स वालों का अलग से मकाम बना है। और फिज़िक्स जो है वो बाकी मज़ामीन के मुकाबले में एक नई शान के साथ वारिद हुई। वो मुसावातें जो हमारा मकसद था वो यही थी, सीधी जैसे E=mc² है, या जैसे आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन है, जो 16 मुसावातों का मजमूआ है, ये थी। लेकिन हमने एक प्रिपरेशन का प्लान बनाया। हमने कहा कि हम इसकी, क्योंकि हमारे साथ मैथ के लोग थे, हमारे साथ बायोलॉजी के लोग थे, हमारे साथ आर्ट्स के, इवन के शुरू में हाफिज साहब आते रहे, कंप्यूटर के लोग थे, तो आर्ट्स के लोग भी थे। इसलिए हमने जो प्लान बनाया, जो कोर्स बनाया, वो इस तरह से रखा कि पहले हम तारीख़, हिस्ट्री पढ़ के आएँ और हमारा एक बैकग्राउंड बन जाए, हमें पता चले कि किस तरह से नॉलेज है वो डेवलप हुआ है। हमने ग्रीक इरा पढ़ा, हमने मुस्लिम इरा को थोड़ा सा पढ़ा। तो आज गैलीलियो से मैं शुरू कर रहा हूँ इसको। मॉडर्न इरा आपने सुना होगा, मॉडर्न साइंस वो और चीज़ है, मैं मॉडर्न इरा कह रहा हूँ। जब इनलाइटनमेंट हुई यूरोप में, जब डार्क एजेस का ख़ात्मा हुआ यूरोप में, जब रिनाइसेंस हुआ यूरोप में, निशत सानिया हुई यूरोप में, जब तो वहाँ क्या हुआ कि साइंस को तरवीज मिली। न्यूटन जैसे लोग आए, गैलीलियो जैसे लोग आए, कोपरनिकस और केपलर जैसे लोग आए, तो साइंस को तरवीज मिली। और तो वो मॉडर्न इरा है, यानी वो डार्क इरा के बाद वाला मॉडर्न इरा। इसलिए मॉडर्न फिज़िक्स को मॉडर्न इरा फिज़िक्स का जो है उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना। मॉडर्न फिज़िक्स तो पिछली सदी के शुरू में आगाज़ हुई थी 1905 के बाद, जब क्वांटम को कहते हैं मॉडर्न फिज़िक्स, क्योंकि आइंस्टाइन की फ़िज़िक्स को भी मॉडर्न फिज़िक्स नहीं कहते। वो लास्ट एज है क्लासिकल फ़िज़िक्स का, और वो उसको प्री मॉडर्न फिज़िक्स कहेंगे हम। तो हमने जो मॉडर्न इरा है वो आज शुरू करना है, और वो गैलीलियो से शुरू होगा। और गैलीलियो की पर्सनालिटी इतनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं उसको बयान नहीं करूँगा आज। वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है हर एक उसको एक असाइनमेंट समझें, और गैलीलियो पर आप कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री या कोई ऐसी उसकी फ़िल्म कोई देखें, क्योंकि बहुत ही बड़ा आदमी है, न्यूटन से भी बड़ा आदमी है, और बहादुर बहुत है। और उसने कैवेंडिश की तरह अपना पैशन दिया अपने जॉब को। दिल की धड़कन से वो टाइम का जो है इंटरवल मालूम करता था, जो ग्रेविटी के लिए
फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने काइनेमैटिक्स को डायनामिक्स में बदल दिया। क्योंकि आपने सुना होगा पहले भी मुझसे इन क्लासों में कि जो अरिस्टोटल था वो F इक्वल्स एम वी मानता था, यानी F इक्वल्स एम वी गलत है। और वो ये यहाँ पे शेयर्ड है स्क्रीन में, लिखता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि क्यों गलत है। वो मानता था कि F इक्वल्स एम वी दुरुस्त है। अरिस्टोटल यूनानी फिलोसफर, अफलातून का स्टूडेंट, एम वी। अब आप तो जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन वो ऐसा क्यों मानता था? उसने ज़मीन पे हरकत देखी थी, उसके मूवमेंट जो है ज़मीन पे जो देखी थी वो फोर्स की वजह से थी। तो उसने कहा कि फोर्स नहीं तो वेलोसिटी नहीं। और ये गलत था, हालांकि ये मोमेंटम की इक्वेशन है P इक्वल्स एम वी। तो उसके बदले में जो न्यूटन ने हमें इक्वेशन दी वो F इक्वल्स एम ए है। इसको हम अपने वक्त पे देखेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि फोर्स नहीं तो हरकत नहीं। ये बात उसको कैसे ख्याल आया? इसको अरिस्टोटल को ऐसे ख्याल आया कि ज़मीन पर रहता था वो, और कोई गधा खींच रहा है, कोई कार्ट जो है ह्यूमन खींच रहा है, फोर्स लग रही है तो मूवमेंट एक रुके हुए ऑब्जेक्ट में पैदा हो रही है। तो अरिस्टोटल की ये सोच गलत थी, और ये हमारा बाद का लेसन है कि उसको फिर ठीक कैसे किया आइंस्टाइन इसने, न्यूटन ने। लेकिन आज जो गैलीलियो का काम है वो ये है कि उसने पहली बार फोर्स का एक फैक्टर पूरी हिस्ट्री ऑफ साइंस में, सेंचुरीज ओवर सेंचुरीज, पहली बार फोर्स का एक फैक्टर जो है डिस्कवर किया इन फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन का गैलीलियो ऐड कर रहा है, जो फॉलिंग बॉडीज का जो फॉलिंग के वक्त आपको पता है एक्सेलरेशन है छोटा, जिसको छोटा स्मॉल जी हम कहते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। वो फर्स्ट जो ग्लांस है वो गैलीलियो को मिली है, और उसने इस पे बड़े खूबसूरत खूबसूरत तजर्बे परफॉर्म किए थे, जिनमें से एक इंक्लाइन प्लेन का तजर्बा करता था। वो मेरे पास लैब नहीं है, लेकिन मेरे पास कंप्यूटर है, और मैं इंक्लाइन प्लेन का वो तजर्बा जो गैलीलियो ने परफॉर्म किया था आपको यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ कि गैलीलियो एक बार नहीं, उसने बेशुमार तजर्बे इंक्लाइन प्लेन के परफॉर्म किए थे, और हर तजर्बे में अपने हार्ट बीट को, डॉक्टर हुमा यहाँ बैठी है, उनको पता है कि हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तरतीब से नहीं होती कि उसको एक इंटरवल ऑफ टाइम माना जाए, लेकिन उसने कितनी केयर की होगी कि उस फर्क को भी बीच में से माइनस। जी। और सर इसमें से एक चीज ऐड कर दूं, एक दफा मैं डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था कि एक दफा वो चर्च में बैठे हुए थे, तो चर्च में जो मेन जो शैंडलियर था वो हवा की वजह से वो झूल रहा था। तो उन्होंने अपने हार्ट बीट से ही इस चीज का पता लगाया कि जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो फिक्स्ड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब कुछ वो चर्च में बैठे हुए वो चर्च में बैठे हुए थे, और वो जो आज हम मस्जिद में, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो फानूस लगा हुआ होता है जिसमें बल्ब लगा हुआ होता है, वो चर्च के हॉल में लगा हुआ था बल्ब वाला, तो वो हरकत कर रहा था उसकी मूवमेंट से। तो उसने बहरहाल अपनी हार्ट बीट को इसमें इन्वेस्ट किया, और वो मार्जिन ऑफ एरर भी निकालता था, इसलिए उसकी इतनी एक्यूरेट्स वैल्यूज़ हैं कि हम आज भी यूज़ करते हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड का मतलब तो आपको पता है, ढलवान की शक्ल में जो कि किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो जाए। तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, फट्टे यूज़ करता था वो लकड़ी के। इसी इंक्लाइंड प्लेन की वजह से गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया भी दिया, जो कि अभी आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं है। उसका जिक्र हम न्यूटन के पहले कानून के साथ मिक्स करके करेंगे। तो आज का लेक्चर सिर्फ फॉलिंग बॉडीज़ पर है। तो ये इंक्लाइन प्लेन थी उसकी, जिसमें वो बॉल या कोई भी ऐसी चीज़ रोल करता था उसमें, और सर ये एक जिम अल-हलीली की एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि गैलीलियो ने किस तरह ये सब कुछ किया। अच्छा, तो आप कहेंगे तो मैं अब उनके शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बिल्कुल लाजमी कीजिएगा ग्रुप में शेयर।
ये ग्रेविटी मैं ले रहा हूँ, पहले मैंने रिजिड बॉडी के लिए उसको सिलेक्ट किया था। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे। 9.8 मैग्नीट्यूड है इस ग्रेविटी का, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने इसको असाइन करनी है। और इसकी ग्रेविटी असाइन करने के बाद ये ऑब्जेक्ट रोल होता है। अगर हम इसके फ्रेम्स जो है वो इंक्रीज कर दें तो ये ऑब्जेक्ट रोल होता है लाइक अ बॉल, और ये तेज होता चला जाता है। इसमें अभी फ्रिक्शन वगैरह है और हमारे पास इतना एक्यूरेट टाइम नहीं है इन कामों के लिए कि हम फ्रिक्शन वगैरह दूर करके इसको चलाएं, लेकिन फिर भी ये तेज होता हुआ आपको महसूस हो रहा है। अब ये सारी दुनिया देखती थी कि ढलवान से चीज़ गिरती है तो वो तेज होती है, और सारी दुनिया इससे वाकिफ थी, लेकिन कभी किसी को वो ख्याल नहीं आया था। और साइंस में हमेशा ऐसा हुआ है कि चीज़ सामने की होती है और ख्याल बाद में आता है। इसमें वो इंक्लाइंड प्लेन्स को यूज़ करता था और देखता था कि शुरू से चीज़ आहिस्ता चली और आखिर में तेज़ हो गई है, तो यकीनन जो है इसकी स्पीड बढ़ रही है। अब जो ख़ास बात मैं बताने का इरादा रखता हूँ वो ये है कि अरिस्टोटल कहा करता था कि ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल, नो वो कहा करता था कि हैवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल अर्लियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट्स फॉल लेटर। यानी अरिस्टोटल को तो खुदा माना जाता था अक़लियत में, कि ये जो बात करता है वो बिल्कुल फाइनल है और उसमें उसमें गलती नहीं हो सकती। अपने सोचों को ठीक करते रहते थे लोग। तो अरिस्टोटल कहता था कि भारी ऑब्जेक्ट ज़मीन पे पहले गिरता है और हल्का ऑब्जेक्ट ज़मीन पे बाद में गिरता है। लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज़ जो है वो गैलीलियो का सेहरा है। और गैलीलियो कहता था फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स के दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर ज़मीन पर गिरते हैं। आज हम सब जानते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स भी, कि दोनों ऑब्जेक्ट, एक भारी ऑब्जेक्ट चाहे 10 किलो का हो और एक छोटा सा पंख चाहे किसी परिंदे का पर हो, अगर वो इक्वल बुलंदी से फेंके जाएं तो वो ज़मीन पे एक ही वक्त में पहुंचते हैं, अगर उसको रास्ते में हवा जो है रोके नहीं या उसके अगेंस्ट पुश ना करे, उसकी बॉयंट फोर्स उसको डिस्टर्ब ना करे, विस्कोसिटी डिस्टर्ब ना करे। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम मिल्किन्स मेथड में देखते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट, फिजिक्स के स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं वो ये बात जानते हैं। तो वो चीज़ें ना हो तो इसका मतलब है कि वैक्यूम है, और वैक्यूम में एक पंख और एक लोहे का गोला, वो दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिरते हैं। इसको भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं जल्दी से, कि अगर हमारे पास एक ज़मीन है, इसी को बना लेते हैं ज़मीन, और उसके ऊपर दो मुख्तलिफ वज़न के ऑब्जेक्ट्स हैं। ये मैं पहले रिजिड बॉडी बनाया करता हूँ कि ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर ये जान ले कि वो। अब ये फ़र्ज़ करें कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर ग्रेविटी अप्लाई की जा रही है, और ये एक और ऑब्जेक्ट है जिस पर ग्रेविटी अप्लाई की जा रही है। और इनको यहाँ पे हम मास, इसका एक ऑब्जेक्ट का मास जो है यहाँ पे 1 kg है, और इसका भी मास यहाँ पे 1 kg है। अब हम एक ऑब्जेक्ट का अगर मास जो है वो ज़्यादा कर दें, पहले इनको बराबर सतह पे बुलंद कर लिया जाए ताकि हमें ये पता चले कि ये एक साथ गिरे ना। ये तकरीबन बराबर है। मैं नीचे लाइन को देख रहा हूँ, आपको नज़र नहीं आ रही होगी, और थोड़ा सा फ़र्क हुआ भी, तो बहरहाल ये बराबर है तकरीबन। तो एक का मास हम कर देते हैं 100 या 1000 कर देते हैं, 1000 kg। अब देखें दूसरे का तो 1 kg है, लेकिन जब हम इन्हें ज़मीन पे गिराते हैं तो ये एक ही टाइम पे आते हैं। ये सिमुलेशन आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके बता रहा है। और ये वो एक्सपेरिमेंट है जो चांद पर नील आर्मस्ट्रांग की टीम ने परफॉर्म किया, और उसकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है।
और उसमें वो आपको वीडियो देखनी चाहिए, एक अच्छी सी फीलिंग आती है उसकी कि वो चाँद पर उसके एक हाथ में हैमर है, हथौड़ा है और दूसरे हाथ में पंख है और पहले कहता है कि अब वक्त है हमें सही तौर पे ये चेक करने का, हमारे पास टेस्ट करने का कि मिस्टर गैलीलियो वाज राइट और रॉन्ग। तो वो फेंकता है और फिर वो दोनों एक ही टाइम पे गिरते हैं। ये यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, काफ़ी मदम है क्योंकि ये 1969 का वाक़या है और 1969 मेरी पैदाइश का साल है और मैंने एक बार इंशाइया लिखा था। तो इंशाइया होता है थोड़ा सा मज़ाहिया तहरीर को कहते हैं। तो ये अनका खालिक बैठी हुई है उर्दू की स्टूडेंट, वो जानती है कि थोड़ी सी उसमें लतीफ़ सा मज़ा होता है। तो मैं चाँद पर नील आर्मस्ट्रांग के पहुँचने के वापस आने के 14 दिन बाद पैदा हुआ हूँ। तो इंशाइया शुरू होता था कि चाँद से जब वो वापस आए तो वो रॉकेट गिरा तो जंगल में एक जगह पे जो है ना मैं चाँद से गिरा और ये मेरा वो इंशाइया इससे शुरू होता है क्योंकि वो 7 अगस्त को मैं पैदा हुआ और 20 अप्रैल को वो लोग, 14 दिन तो नहीं ज़्यादा है, 20 अप्रैल है शायद, बहरहाल जो भी डेट है नील आर्मस्ट्रांग लोगों की चाँद पे जाने की। एनीवेज ये एक इजाफी बात मैंने बताई, जस्ट फ्री होने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये मैं अर्ज कर रहा था, जी जी, अब ये स्टीफन हॉकिंग भी इस फैक्ट को काफी एंजॉय करता था कि भी जो वो गैलीलियो के एग्जैक्टली 100 ईयर्स के बाद वो पैदा हुए, उनके डेथ के बाद। हाँ हाँ, बस ऐसे ही ऐसे ही मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और गैलीलियो 1642 में गैलीलियो की डेथ हुई थी और 1942 में स्टीफन हॉकिंग पैदा हुए। ब्यूटीफुल। और मैं एंजॉय करता हूँ एक और जिस दिन स्टीफन हॉकिंग की डेथ हुई थी उस दिन डेट ऑफ बर्थ है आइंस्टाइन की। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ऐसे ही मैं बताने लगा था आपको कि जिस दिन गैलीलियो की साल गैलीलियो की डेथ हुई है, ये अभी डेट बताई इसने, फरहान ने 1460 कितनी है 1642 जनवरी में गैलीलियो की डेथ हुई है और दिसंबर 1642 में न्यूटन की पैदाइश हुई है उसी साल। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग जो है ना हैपनिंग्स हैं। एनीवेज, अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि इस कानून में है क्या। चलिए शुरू करते हैं। गैलीलियो कहता है कि अगर आपके पास एक पिलर है, उस पिलर से कोई चीज गिराई जाए, से कि इस पिलर के ऊपर एक बॉल है और वो बिल्कुल कॉर्नर पे आई पड़ी है और उसको गिर जाना चाहिए नीचे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी अब तैयार है उसको गिराने के लिए, थोड़ी सी हवा लगने से वो गिर जाएगी। ये जस्ट हम अपने सॉफ्टवेयर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, असल चीज़ तो आपने अब देखनी है जो इक्वेशन इससे निकलेगी। अच्छा, इसको कलर चेंज कर दें नीचे वाले से तो ज़रा बेहतर रहेगा। अब ये सिचुएशन है और गैलीलियो कहता है कि गैलीलियो कहता है कि ये जब गिरेगा नीचे तो नीचे आते हुए तेज तो होता जाएगा, लेकिन इसके तेज होने में एक प्रोपोर्शनैलिटी है और उस प्रोपोर्शनैलिटी के हम भी निशान लगा लेते हैं ताकि हम ठीक ठीक गैलीलियो के कदमों पे सफ़र करते हुए उसी नुक्ते पर पहुँचें जिस पर वो पहुँचा है। ये ग्रेविटी है। हमारा ऑब्जेक्ट गिरता है, हाँ जी, अभी आप ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट गिर रहा है, हम इसके नीचे प्लेन लगा सकते थे ज़मीन पे कि वो ज़मीन बन जाए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखनी है वो लेंथ और वो इसी तरह ही ठीक है जैसे इस वक्त ये सामने आपके, टाइम बचाने के लिए। अब देखिए कि ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है और ये 90 फ्रेम तक जो है वो हमारी नज़रों से ओझल भी हो जाता है, लेकिन ये मुसलसल गिरता जा रहा है अगर आपको मैं नीचे से दिखाऊं तो। लेकिन ये अब इसको आप देखें कि ये जिस इससे जा रहा है रफ्तार से, वो मुसलसल तेज हो रही है, बल्कि यहीं रहने में ठीक है, वो मुसलसल तेज हो रही है। और हम इसकी ट्रैजेक्टरी अगर देखें तो वो ये है कि फ्रेम नंबर 2 पर हम इसको हेरिटेबल ट्रैजेक्टरी की फॉर्म में
जो यहाँ पे मौजूद है देख सकते हैं, और ये इस तरह गिरेगा ऐसे। जो रेड हो गई है ये ट्रेजेक्ट्री, इसकी स्पीड बढ़ती हुई आ रही है। गैलीलियो कहता है कि जब हम ये गिरना शुरू होता है तो फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम जब गुजरता है, पास होता है। यहाँ पे फ्रेम आप देखें तो फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो है, फर्ज करें 24 फ्रेम्स की सूरत में पास होगा, इसलिए कि ये रियल टाइम समझा जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये फिजिक्स का ही सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये 24 फ्रेम्स पर सेकंड लिखा हुआ है। यानी फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 24 फ्रेम्स जो हैं इस वक्त हम ये सिलेक्ट कर चुके हैं। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि 24 फ्रेम जो हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर भी साथ आज रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी आगे जो इक्वेशन का काम आ गया है। तो हम ये कहते हैं कि 24 फ्रेम जो हैं ये एक सेकंड में से डिवाइड हुए हैं। एक सेकंड में 24 फ्रेम क्रॉस करेगा। ये जब गिरेगा तो यहाँ से 24 फ्रेम जब पूरे हो जाएंगे तो एक सेकंड गुजर जाएगा। दिस इज सिंपल। अच्छा, अब ये एक सेकंड गुजर जाएगा। अगर ये 48 फ्रेम हो तो इसका मतलब होगा कि 2 सेकंड गुजर जाएंगे, और अगर ये 72 फ्रेम हो तो इसका मतलब होगा कि 3 सेकंड गुजर जाएंगे। तो आपने नोट करना है, मैं यहाँ निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ ताकि आप उस निशान की रोशनी में नोट कर सके उस डिस्टेंस को, और उसकी एग्जैक्टली मैथमेटिकल वैल्यूज़ को आप पहचान सकें कि वाकई वो डिफरेंस एक प्रोपोर्शनैलिटी रखता है। हम निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले हमारा 24 फ्रेम पे गिरा ऑब्जेक्ट, 24 फ्रेम पे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इतना सा आगे आया, ये यहाँ पे था पहले, और 24 फ्रेम पे ये देखें, यानी एक सेकंड के बाद ये इतना थोड़ा सा हिला, इतना स्लो है ये, इसलिए हम इसको यहाँ पे एक निशान लगाते हैं कि ये सेंटर है, ये इसने फासला तय किया। अच्छा, अब ये निशान बाद में दोबारा लगाएंगे जब पूरा सामने होगा। मैं सिर्फ दिखाना चाहता था आपको ताकि हम हिलाएं नहीं, इसे एक ही जगह पे रहे। ओके, अब जरा देखिए कि 24 फ्रेम पे एक सेकंड गुजरा, 24 फ्रेम पे निशान लगा दिया हमने सेंटर में, और ये देखें कि बहुत छोटा फासला तय हुआ है। निशान जरा बहुत बड़ा लग गया, ये निशान है। अब आप देखें 48 फ्रेम पे, फ्रेम नंबर 48 पे 2 सेकंड गुजर गए, और अब जब हम निशान लगाते हैं तो वो यहां लगता है, यहां पर लगता है। और फिर जब फ्रेम हम करते हैं 72, इसका मतलब है अब हमारे गुजर गए 3 सेकंड्स, तो 3 सेकंड्स में जब हम निशान लगाते हैं तो वो यहां पर लगता है। और यहीं पे रुक जाएं, और यहीं पे रुक कर ये बताएं कि ये जो पहला टुकड़ा है बहुत छोटा, यहां से लेके ये बहुत छोटा टुकड़ा यहां से लेके यहां तक, फिर ये दूसरा टुकड़ा है इतना लंबा, और फिर ये तीसरा टुकड़ा है इतना ज्यादा लंबा। इसका मतलब ये है कि समथिंग इज फंक्शन ऑफ टाइम हियर, क्योंकि इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो इक्वल है। हम बार बार यहाँ नीचे चेक कर चुके हैं। ये उसके दिल की धड़कन समझ लें आप गैलीलियो की, ये पहली धड़कन, ये उसकी सेकंड की धड़कन नहीं होगी, इंटरवल ऑफ टाइम डिफरेंट हो सकते हैं। ये दूसरी धड़कन, ये तीसरी धड़कन, ये हमारे सॉफ्टवेयर के लिए सेकंड की वैल्यू हम ले रहे हैं, वरना इसको नैनो सेकंड में लें तो और भी अच्छा रिजल्ट आता है। बल्कि कैलकुलस में तो इसको इतना सेकंड बारीक लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एनीवेज, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस पे आप गौर करें, बढ़ता जा रहा है। इस रिलेशन को यहाँ पे हम लिख देते हैं, और इस तरह से लिख देते हैं, ये पिछला मैं हटा दूं, इस रिलेशन को यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एस ऑफ
टी यानी फासले को कहते हैं एस, ये अब याद रखना है आपने। एस ऑफ टी, एस एज द फंक्शन ऑफ टी, एज द फंक्शन ऑफ टी से मुराद ये है कि जूं जूं टाइम चेंज होगा एस चेंज होगा, और ये है इसकी कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है एस। सो कैलकुलस आप थोड़ा बहुत जो आर्ट्स के नहीं है, साइंस के नहीं है, वो जानते होंगे, उस हवाले से बात हो रही है। एस ऑफ टी जो है इसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी है जो हम अभी दरियाफ्त करेंगे, और वो प्रोपोर्शनैलिटी ये है कि गैलीलियो ने कहा कि फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम में एक यूनिट ऑफ स्पेस सफर किया करता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अपने दिल की धड़कनों से अब वो इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा है और यूनिट ऑफ स्पेस इंक्लाइंड प्लेन से ले रहा है, या इस तरह की शेप्स जैसे मैंने अभी ड्रॉ की, तो उसके डिफरेंट मतलब इसको अगर हम ऑन भी करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर बाकायदा यहाँ पे हम इसके कीएबल एट्रीब्यूट्स ऑन कर सकते हैं, जिसमें ये शो की फ्रेम्स हमें नजर आएंगे और ये नंबर उन पर मौजूद हैं, और इन नंबरों की मदद से हम एग्जैक्टली अपने फ्रेम्स, मसलन अभी हमारे सामने फ्रेम नंबर 48 है, तो अगर हम 48 लिखें तो एग्जैक्टली हमारा बॉल 48 पर पहुंच गया है। सो निशान लगाने की उस तरह से ज़रूरत भी नहीं है हमें, हम पूरे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए उन रिजल्ट्स पर पहुंच सकते हैं एग्जैक्टली। इसलिए कोई बात गलत नहीं हो रही कि फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम में 1 यूनिट ऑफ स्पेस जो है वो ट्रैवल करता है। गैलीलियो ने कई तजर्बों के बाद कहा। फिर उसने कहा सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम में 3 यूनिट्स ऑफ स्पेस जो है ये ट्रैवल करता है, हर गिरता हुआ ऑब्जेक्ट। फिर उसने कहा थर्ड यूनिट ऑफ टाइम में 5 यूनिट्स ऑफ स्पेस जो है ये ट्रैवल करता है, हर गिरता हुआ ऑब्जेक्ट। फिर उसने कहा फोर्थ यूनिट ऑफ टाइम में 7 यूनिट्स ऑफ स्पेस ट्रैवल करता है, गिरता हुआ ऑब्जेक्ट, हर गिरता हुआ ऑब्जेक्ट। फिर उसने कहा फिफ्थ यूनिट ऑफ टाइम में 9 यूनिट्स ऑफ स्पेस ट्रैवल करता है, गिरता हुआ ऑब्जेक्ट, हर गिरता हुआ ऑब्जेक्ट। अब जरा ये गौर से देखें कि यहाँ पे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 1, 3, 5, 7, 9। ये एक डिस्कवरी थी। अगर ये ऑड नंबर्स गैलीलियो ने ना निकाले होते तो ये डिस्कवरी नहीं होती। ये ऑड नंबर्स गैलीलियो से पहले ये नंबर्स निकालने की कोशिश की थी डाविंची ने, लियोनार्डो डा विंची, गालिबन इसी तरह के स्पेलिंग है उल्टे सीधे उसके, डाविंची इसने। लेकिन उसका रिलेशन डिफरेंट था। उसका रिलेशन ये था कि फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम में फर्स्ट यूनिट ऑफ स्पेस तय होगा, सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम में सेकंड यूनिट ऑफ स्पेस, 2 यूनिट्स ऑफ स्पेस जो है वो ट्रैवल होंगे। लेकिन गैलीलियो ने इस गिरते हुए ऑब्जेक्ट के बारे में फाइनल रिजल्ट्स बताए अपने तजुर्बात से कि फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम में 1 यूनिट ऑफ स्पेस तय होगा, सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम में 3 यूनिट्स ऑफ स्पेस गिरेगा ऑब्जेक्ट, थर्ड यूनिट ऑफ टाइम में 5 यूनिट्स ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट गिरेगा, और ये ऑड नंबर्स की तरतीब उसने कहा कि कायम रहेगी टिल द इंफिनिटी। तो अब हम क्या एक रिलेशन इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का देख रहे हैं जो बड़ा इजी है, क्योंकि अब ये स्कूल लेवल पर इजी है ये ऑड नंबर की वजह से। जो हम प्रोपोर्शनैलिटी का एक इसमें नया सा रिश्ता देख रहे हैं वो ये है कि जब हमारा फर्स्ट यूनिट था तो हमारा यूनिट ऑफ स्पेस जो है वो 1 था, लेकिन जब हमारा सेकंड यूनिट ऑफ टाइम था, यहाँ से इंटरेस्टिंग शुरू हो गई, इक्वेशन बनना शुरू हो गई। जब हमारा सेकंड यूनिट ऑफ टाइम था तो उस वक्त क्या हुआ कि टोटल
distance was traveled 4 units of space because 3 units of space यहाँ पे हैं सेकंड के एग्जैक्टली सामने। टाइम किसकी जी बिल्कुल। और 1 यूनिट ऑफ टाइम स्पेस, किसकी इसकी है? हाँ 1 यूनिट ऑफ स्पेस जो है वो ऊपर पहले से तय हो चुका है और सेकंड जो है वो दूसरा है, यानी टाइम का इंटरवल दूसरा है। तो उसने जब ये 3 उसमें ऐड करना है ऊपर वाले में, तो टोटल ट्रैवल डिस्टेंस जो होगा, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस जो होगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 4 यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये देखें ये 1 और ये 3 मिलकर 4 हो गए। अच्छा, अगर एक स्टेप और कर ले तो मजीद आपको समझ आ जाएगी कि उसने कहा इसी हिसाब से देखा जाए तो थर्ड यूनिट ऑफ टाइम में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाज, अब आप बताएं, ये 9 और ये, तो यहां पे आप देखें कि 9 आएगा एग्जैक्टली। जिस किसी को ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी वो रोके मुझे, क्योंकि ये बुनियाद बन रही है। अच्छा, अब फोर्थ यूनिट ऑफ टाइम में टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 16, शाबाश 16। और फिफ्थ यूनिट ऑफ टाइम में टोटल ट्रैवल डिस्टेंस कितना होना चाहिए? टोटल ट्रैवल 25। तो प्रोपोर्शनैलिटी आपको साफ नजर आ रही है। मैंने पहले कहा है स्कूल लेवल की बात आ गई है, और वो प्रोपोर्शनैलिटी ये नजर आ रही है कि देयर इज अ परफेक्ट स्क्वायर हियर। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, और एंड सो ऑन टिल द इन्फिनिटी। ये सारे स्क्वायर आएंगे तो ये परमानेंट रिलेशन था जो इंटरवल ऑफ टाइम एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड में पाया जाता था। इंटरवल ऑफ टाइम, इफ द इंटरवल ऑफ टाइम इज द सेकंड वन, द ट्रेवल डिस्टेंस इज 4, मींस itself it is the square of the time इंटरवल, क्योंकि टाइम इंटरवल 2 है और स्क्वायर 4 है, टाइम इंटरवल 3 है और स्क्वायर 9, कंप्लीट स्क्वायर 9 है, टाइम इंटरवल 4 है और स्क्वायर कंप्लीट जो हमारे पास है 16 है, टाइम ट्रैवल्ड टोटल इंटरवल 15 है, टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस 25 है। सो एक ब्यूटीफुल रिलेशन यहाँ पे मौजूद है कि फासला जो तयशुदा है एज द फंक्शन ऑफ टाइम, फासला जो तयशुदा है जो जो टाइम गुजरेगा वो टी स्क्वायर्ड के हिसाब से तय होगा। अगर हम टी की जगह पर कोई सा भी इंटरवल डालेंगे तो रिजल्ट जो है वो हमारे टोटल तयशुदा फासले की सूरत में आएगा। मिसाल के तौर पे अगर एस ऑफ टी तो लेफ्ट साइड पे नाम है वेरिएबल का, असल चीज राइट साइड पे पड़ी है। मिसाल के तौर पे हम जानना चाहते हैं कि तीसरे सेकंड में या तीसरे इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस तय हुआ, तो ये हो गया 9। अब ये 9 क्या है, ये जरा एक ट्रिकी बात आ गई है। पहले स्कूल लेवल की आसान बात थी, तो अब जरा ट्रिकी बात आ गई है। एक 9 जो है ये खुद कोई यूनिट तो नहीं है, ना ये फीट है, ना ये मीटर है, ना ये कुछ है, तो इसलिए हमें वी नीड अ कांस्टेंट, हमें एक अदद कांस्टेंट की भी जरूरत है। मैं लिख पहले देता हूं, समझाता बाद में हूं कि ये कांस्टेंट कहां से आता है। सो असल फार्मूला बनता है सी टी स्क्वायर्ड। अब जब असल फार्मूला मैंने लिख दिया है तो यहाँ पे ये सी अपनी इंपॉर्टेंस के हवाले से बहुत अहम चीज है, और ये सी फॉर कांस्टेंट की वजह से सी मैंने लिखा है। अब ये कांस्टेंट कहां से लिया जा रहा है, ये देखें यहां पे मैं आपके सामने एक तीर के निशान पर हम देख चुके हैं थोड़ी देर पहले कि ऑड नंबर्स का एक निज़ाम पाया जाता है यूनिट ऑफ स्पेस के ट्रैवल का। अगर ये नीचे आएगा गिरते हुए बॉल तो ये ऑड नंबर्स को फॉलो करेगा, यानी पहले यूनिट ऑफ स्पेस यूनिट ऑफ टाइम में ये इतना है तो दूसरे यूनिट ऑफ टाइम में ये 3 गुना बढ़ेगा, तीसरे यूनिट ऑफ टाइम में ये 5 गुना बढ़ेगा,
चौथे में ये 7 गुना ऑड नंबर्स के रिलेशन से ये बार बार बढ़ेगा। तो कांस्टेंट कैसे लेना है? कांस्टेंट लिए लेना है कि हमारे पास जो पहला पहला स्पेस है ट्रेवल्ड, यानी जीरो वेलोसिटी से लेकर ये जो पहला पहला हमारा सफर है 1 यूनिट वाला, जिसमें 1 था, जिसमें 3 नहीं थे, और ये पहला है। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पेन से 1 1। अब जो 3 वाला था वो इसकी लंबाई जो है, ये हाइट, ये 3 गुना एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार आएगी, तो 3 गुना के बाद हम कहेंगे कि अब ये जो फासला है इसका ये वाला 3 गुना ज्यादा हो गया है। सो ये कांस्टेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यही दोहराया जाएगा गुन्नों में, जब उसके गुन्ने बढ़ेंगे। ये 3 में आया तो यही दोहराया जा रहा है, जब ये 5 में आएगा तो यही टुकड़ा छोटा दोहराया जा रहा है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि कांस्टेंट जो है वो पहला डिस्टेंस होगा, और पहला डिस्टेंस किसी भी गिरते हुए ऑब्जेक्ट का 4.9 मीटर होता है। आप तजर्बा करके देखें, छत से कोई चीज गिराएं और दिल की धड़कन या स्टॉप वॉच से आप उसके मीटर्स जो हैं वो फुट पैमाना लगाया हुआ दीवार पे निशान लगाएं, तो आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है सी, वो कांस्टेंट जो गैलीलियो ने 16 फीट के नाम से अपनी बुक में लिखा है। 4.9 के इक्वल है 16 फीट, क्योंकि वो जट बंदा था, उसने मीटर्स का दौर नहीं था, उसने फुट इस्तेमाल की और दिल की धड़कनें इस्तेमाल की, तो 16 फीट। सो आप या तो 4.9 मीटर ज़हन में रखें और या 16 फीट मीटर ज़हन में रखें कि दिस विल बी द कांस्टेंट फॉर आवर इक्वेशन टुडे। और ये यहाँ पर इन टुकड़ों की शक्ल में आपको बार बार ऐड करना पड़ेगा। लिहाजा 16 फीट लें या ये कांस्टेंट आपने कहाँ पर ऐड करना है? ये वाले सी की जगह पे, तब आपको फुटों या मीटरों में रिजल्ट मिल सकता है। अदरवाइज जो यूनिट हमारे 9 और 25 और 16 वो हमारा रिजल्ट नहीं थे, हमें रिजल्ट डिस्टेंस को मेजर करके हासिल करना होता है। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई फासले के लिए। जी सर ये दोबारा रिपीट कीजिएगा सर। कौन सा हिस्सा? सर ये जो शुरू है सर, ये जो अभी हमने सी की जो बात की थी, ये सर अच्छा, जो हमने 1-5 बताया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने आगे बढ़ना नहीं है अगर आपको समझ ना आए कि क्या बात हो रही है सी की। यानी मैं ये कह रहा हूं कि जब सी ने पहले डिस्टेंस पहला तय किया, ये पहला है जनाब आपके पास, सी ने नहीं, ये बॉल ने, ये पहला डिस्टेंस है। अब ये आपका पहला डिस्टेंस है, मैं दोबारा यहां निशान लगा रहा हूं, ये, और इसको हमने कहा 1 बराबर है 1, हमने कहा 1 बराबर है 1, फिर हमने कहा 2 बराबर है 3, फिर हमने कहा 3 बराबर है 5, फिर हमने कहा 4 बराबर है 7, फिर हमने कहा 5 बराबर है 9, फिर हमने कहा 6 बराबर है 11। इस तरफ हमने देखा तो ये 8 नंबर्स आ रहे थे। तब हमें अंदाजा हुआ कि देयर इज अ रिलेशन एस ऑफ टी इक्वल्स टी स्क्वायर्ड। बट इस जगह पे हमें या तो फीट चाहिए, या हमें मीटर्स चाहिए, या किलोमीटर्स चाहिए, एनीथिंग, कोई चीज, तभी मेजरमेंट पॉसिबल है। ये तो जस्ट ये वाला टी तो जस्ट यूनिट्स बताएगा, बट यूनिट्स किस में लें? फीट में, मीटर्स में, किलोमीटर्स में? उसके लिए हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरकर यहाँ पहुंचा तो 16 फीट डिस्टेंस तय हुआ था। फिर हमने कहा इसका मतलब कि अगर दूसरे सेकंड में इसने ये फासला तय करना है, ये फासला तय करना है, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, और ये एक बार आएगा, फिर एक बार आएगा, फिर एक बार आएगा, तो 1 2 3, और ये कांस्टेंट सी जो है 16 फीट के एतबार से एक बार, फिर जमा 16 करके, तो हम कहेंगे ये 48 फीट
तय करेगा इस मकाम पर। अब टोटल डिस्टेंस तो 48 नहीं है, उसमें ऊपर वाला मिलाएं तो टोटल बनता है ना, क्योंकि यहाँ कलर चेंज करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो टोटल तो ये है, ये। सो टोटल डिस्टेंस फिर भी 48 नहीं होगा, उसमें ये 16 ऐड करना होगा। बट ये 16 हमेशा आपका यहाँ पे भी 16, यहाँ 16, यहाँ 6, ये आपका सी बन जाएगा, क्योंकि ये एक परमानेंट बन गया है वैल्यू। तो जो वैल्यू कॉमन होती है, परमानेंट होती है, वो सी ही कहलाती है। लेकिन हमें एक रेफरेंस चाहिए होगा। हाँ, रेफरेंस की वजह से, बिल्कुल एग्जैक्टली, हमें रेफरेंस चाहिए, तो उस रेफरेंस से हमें वो सी मिला है। अब यहाँ पे जो 16 है ये भी लिखा, नहीं कि हम जी जी बोले बोले बोले। क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि हम उसमें जब हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो एक ही कांस्टेंट रखना होता है, ये नहीं कि एक दफा हम मीटर्स में और एक दफा फीट में, फिर वो सारी कैलकुलेशन मिक्स हो जाती है। एग्जैक्टली। अब 16 मैंने यहाँ पे फीट के लिए लिख दिया है ना, तो आप बेशक सी ना लिखें, आपको हर बार यहाँ 16 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 16 आपका कांस्टेंट है। और ये बात अली रहमत पूछ रहे थे कि क्यों लिखी जाती है। सो कांस्टेंट जो है वो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, यानी सॉरी, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, हर बार इस फॉर्म में जो कि 16 है। ये बात आसान है, अगर अब आपको समझ आ गई अली रहमत, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं। जी सर, समझ आ गया सर। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें कि ये इक्वेशन क्या आई हमारे पास। वाह जी वाह, हमने खुद इक्वेशन बनाई है। असल में तो ये गैलीलियो ने बनाई है, लेकिन आज की क्लास में तो हमने बनाई है, और हम इस पे फख्र करते हैं कि ये किसकी इक्वेशन है, ये फासले की है। और हमने इसमें खुद ढूंढा है कि एक कांस्टेंट है, और हमने खुद रिलेशन प्रोपोर्शनैलिटी का मालूम किया है जो टी स्क्वायर्ड की फॉर्म में है। तो हम एक ऑब्जेक्ट गिर रहा हो तो हम गिरते हुए ऑब्जेक्ट के बारे में अब इस इक्वेशन के जरिए, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो चाहे कुछ, हम गिरते हुए ऑब्जेक्ट के बारे में इस इक्वेशन के जरिए एक परफेक्ट प्रिडिक्टेबल मेजरमेंट ले सकते हैं, जो बिल्कुल 0 के एतबार से भी, यानी एक एक नुक्ते के एतबार से बारीक बारीक कैलकुलस के पॉइंट के लेवल के नंबरों की बारीकी के एतबार से भी वो ठीक होगा फासला। वेरी इंटरेस्टिंग। बट क्वेश्चन इज कि क्या फासला लेकर गैलीलियो को एक्सेलरेशन का पता चल गया? नो, अब भी काम बाकी है। गैलीलियो को एक्सेलरेशन का पता फासले से नहीं चल सकता, क्योंकि फासला तो एस है और एक्सेलरेशन तो ए है फिजिक्स में। सो क्वेश्चन इज कि वो एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि हम एक्सेलरेशन तक पहुंचे, हमें जानना पड़ेगा कि वेलोसिटी क्या थी उसके गिरते हुए ऑब्जेक्ट की। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटीज होता है। यानी हम ऑलरेडी जानते हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज एक्चुअली चेंज इन v, यानी वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटीज है, तो इसका मतलब वेलोसिटीज का जो लफ्ज बोला जा रहा है, ये लफ्ज तो प्लूरल है, वेलोसिटीज कहा जा रहा है, नॉट अ वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेलोसिटियां कम से कम हमारे पास होनी चाहिए। सो एक्सेलरेशन उन दोनों के दरमियान रिश्ते का नाम है, ये एक्सेलरेशन। इसी तरह टाइम में भी चेंज है, इसका मतलब दो टाइम कम से कम हमारे पास होने चाहिए, कि एक पहले और एक बाद वाला। सो हमारा एक्सेलरेशन डायरेक्ट नहीं आ सकता जब तक ये वेलोसिटी पहले ना आए। इसलिए हम इस इक्वेशन को उड़ा रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि हमारी वेलोसिटी पहले कैसे आई है उसके पास। इसी में बना देते हैं, क्योंकि ये बार बार उड़ रही है, ये इसको कर देते हैं v। अच्छा, अब वेलोसिटी की मुसावात तो दुनिया में पहले से थी, लेकिन वो एवरेज वेलोसिटी की थी। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एवरेज वेलोसिटी तो हर कोई जानता है, एक बच्चा भी हिसाब लगा सकता है लाहौर से इस्लामाबाद का फासला कितना था, और ये फासला कितनी देर में तय हुआ। और जब ये फासला तय हुआ 3 घंटे में और ये था 300 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 300 तक़सीम 3 घंटे। तो हमारा जो
निकला वो था 100 किलोमीटर पर घंटा हमारी स्पीड थी। ये होती है एवरेज वेलोसिटी। कभी तो गाड़ी स्लो होती है रास्ते में, कभी तो गाड़ी तेज हो जाती है रास्ते में, तो वेलोसिटी तो परफेक्ट नहीं रहती। इसीलिए औसतन जो वेलोसिटी है वो इस तरीके पर निकाली जाती है। एंड दिस इज a wrong way, this is the wrong way of getting actual real velocity, because आप सोचें कि अभी ये नीचे जो पिलर है, इस पिलर पे जो ऑब्जेक्ट मौजूद है गिरने के लिए यहां पर ओके, ये ऑब्जेक्ट यहां पर इस वेलोसिटी से गिरने के लिए मौजूद है इस बुलंदी से। तो क्वेश्चन ये है कि कहाँ है दो वेलोसिटियों का रिश्ता जिनसे हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी सेकंड जो इंटरवल ऑफ टाइम था, सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम, उस वक्त हमारी क्या तो टोटल तयशुदा फासला उस वक्त हमारा क्या था। तो तब हमने कहा कि जो फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम था उसमें हमारा तयशुदा फासला 16 फीट था, और जो सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम था हमारा उसमें हमारा तयशुदा फासला 3 के एतबार से 48 फीट था। तो हमने जी, तो हमने जब इक्वेशन का इस्तेमाल किया एस ऑफ टी इक्वल्स सी टी स्क्वायर्ड का, तो हमने एस ऑफ टी को ऐसे लिखा, सी की जगह 16 लिखा, और स्क्वायर में हमने ये वाला 2 डाल दिया ताकि हम अपनी इक्वेशन को से रिजल्ट ले सकें। और वो रिजल्ट निकला 4 ज़रब 16 बराबर है 64 फीट। तो ये जो 64 फीट 64 फीट डिस्टेंस यहाँ से तय हुआ है, ये टोटल फासला अगर लिखा जाए इक्वेशन में वेलोसिटी एवरेज लेने के लिए तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि 16 फीट इज द चेंज फ्रॉम जीरो टू सेकंड पॉइंट। 16 फीट यानी हम यूं कर सकते हैं ना कि v इक्वल्स d ओवर t, तो ये d लिख रहा हूं मैं एक्चुअली यहाँ पर डिस्टेंस। तो 16 फीट जो है ये पूरा फासला है और ये 2 सेकंड में तय हुआ, तो स्पीड निकल आएगी, और स्पीड निकलेगी कि स्पीड है जी हमारी, ये 2 कट गया 32, और हम कहेंगे जी 32 फीट पर सेकंड हमारी स्पीड है, या पर इंटरवल ऑफ टाइम कोई सा भी हो सकता है इंटरवल, सेकंड जरूरी नहीं है। तो ये हमारी स्पीड है, दैट इज द पॉइंट। बट ये तो गलत स्पीड है, क्योंकि ये स्पीड इसलिए गलत है कि जो ही आप गौर करते हैं तो ये देखते हैं कि यहां पर स्पीड वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो 32 नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? क्या यहाँ पे 32 है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है और यहाँ पे यकीनन 32 से ज्यादा है। तो ये वेलोसिटी जो बताई गई है ये एवरेज है, यानी कभी वेलोसिटी कम और कभी ज्यादा भी हो तो एवरेज वेलोसिटियां तो बताई जा सकती हैं। बट पॉइंट इज कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, दिस इज समथिंग very 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 amazing. Thousands of the years they spent on this thing. जिन्होंने बतलीमूस से टॉलमी से शुरू किया, बल्कि पाइथागोरियन से शुरू किया, और गैलीलियो ना आता तो शायद कोई कर लेता, लेकिन पता नहीं कब करता। ये फर्स्ट टाइम दैट वाज द आंसर टू ज़ीनू, जो ज़ीनू ऑफ एलिया एक बहुत बड़ा फिलोसफर था और जिसने एक नाकाबिले तस्खीर किस्म के पैराडॉक्सेस दिए हुए हैं, जिन पैराडॉक्सेस की रूह से कहा जाता है कि मोशन इज इम्पॉसिबल। उसका जवाब भी गैलीलियो ने दिया, और वो था इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेट्स डू दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी प्रीशियस एंड इंपॉर्टेंट थिंग, द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये कैसे मालूम की जाए? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि जो वो स्पीड जो इंस्टेंट पर हो। इंस्टेंट किसको कहते हैं? ये इंस्टेंट होता है लम्हा। एक
एक लम्हे पर जो स्पीड हो। अच्छा, ये एक लम्हे पर स्पीड वो पूछ रहा है, अगर आप ज़रा तवज्जो से उसकी बात सुने तो वो ये एक लम्हे पर स्पीड पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल से इट यहाँ पूछ रहा है या यहाँ पूछ रहा है या यहाँ पूछ रहा है। दो लम्हों के दरमियान स्पीड नहीं पूछ रहा कि आप कहें यहाँ से और यहाँ से ये दरमियान क्या स्पीड है। ये तो आप एवरेज स्पीड के जरिए बताते हैं, एज यू डिड राइट नाउ। ये यहाँ पे 64 वाले इसमें, ये किसके मैसेज आ रहे हैं? अच्छा, तो अब जो ये मैं अनडू कर रहा हूं तो इसलिए कि हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड की जरूरत है, और वो इंस्टेंटेनियस स्पीड फॉर एग्जांपल यहां मालूम करनी है। तो दिस सिंगल पॉइंट वी नीड फॉर द इंस्टेंटेनियस स्पीड। पी मैंने पॉइंट की वजह से डाला है। अब बताएं कौन माइकल हॉल है जो ऐसे इस जगह पर इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड बता सके। थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स गुजर गए, कोई नहीं बता सकता था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि बतानी नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो इक्वेशन थी एवरेज स्पीड के लिए वो बताती है कि आप जो हैं कर क्या सकते हैं। आप डेल्टा यानी 2 पॉइंट्स लेंगे तो स्पीड बताएंगे। डेल्टा मैंने अभी पहले लिखा भी था, यानी ये आप 2 पॉइंट लेंगे इसके पोजीशन के, तब बात बनेगी। हमारे पास पॉइंट 1 है, यहाँ आप खुद देख लें, पॉइंट है 1p। ये कैसे हो सकता है कि सिंगल पॉइंट? अच्छा, हमारे पास सिंगल पॉइंट पे फिर हम पूछते हैं सिंगल पॉइंट पे क्या चेंज है। यानी अगर डेल्टा, यानी डेल्टा चेंज को कहते हैं, याद रखिएगा। अगर, अच्छा ये क्वेश्चन के अंदर जाए पहले, ओके, डेल्टा चेंज है, याद रखिएगा। अच्छा, डेल्टा पोजीशन, डेल्टा पोजीशन तो चेंज का नाम है। अब हम अगर कहते हैं कि डेल्टा पोजीशन कोई नहीं चेंज, हम कहते हैं देखें ठक, कोई नहीं चेंज, चेंज नहीं है, सिंगल पॉइंट है, तो फिर डेल्टा पोजीशन चेंज की बजाय हमें लिखना पड़ेगा चेंज नहीं है, और नहीं की तो एक ही जबान है, जीरो। और फिर हम कहेंगे अच्छा, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे होता था हमारे पास डेल्टा टी, तो हम कहेंगे कि ये कहाँ से लाएं डेल्टा टी के ऊपर? चलो जीरो आ गया, खैर है, लेकिन डेल्टा टी तो क्या यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है? टाइम भी तो स्टॉप्ड है। यही तो जीनो कहता था, जिस लम्हे पर टाइम स्टॉप्ड है उसी लम्हे पर हरकत भी स्टॉप्ड है। अब हरकत भी स्टॉप्ड है तो वो भी यहाँ पे जीरो, टाइम में चेंज भी जीरो। अब जब दोनों जीरो ऊपर नीचे आएंगे तो इसे कहेंगे अनडिफाइंड, और ये वैल्यू नहीं होती मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में इसको कहा जाता है मैथमेटिकल डिजास्टर। इसे मैथमेटिक्स के रिलीजन में इस अमल को, ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है, मैथमेटिक्स के रिलीजन में इस अमल को ब्लास्फेमी कहा जाता है। यानी ऐसा करना जो है वो गुनाह कबीरा है। चुनाचे हमें फौरी तौर पे इससे हमें बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि बटे के नीचे डिनोमिनेटर में जीरो ना आए, क्योंकि जीरो नीचे आएगा तो ये मैथमेटिकल डिजास्टर हो जाएगा। इसका फिर क्या हल निकाला जाए? हल इसका ये है कि हमें 2 पॉइंट चाहिए। अच्छा, अगर 2 पॉइंट चाहिए तो उनका क्या तरीका करें? हम 2 पॉइंट खुद से पैदा करते हैं। हम यूं करते हैं कि एक पॉइंट को हम नाम देते हैं टाइम टी, जब यहाँ पे घड़ी पहुंची टाइम टी, ये पॉइंट है। फिर हम कहते हैं टाइम में चेंज आया, एक हम कहते हैं टाइम टी। फिर हम कहते हैं टाइम में चेंज आया, और थोड़ी देर बाद घड़ी जो थी आपकी, क्लॉक, स्टॉप वॉच, ये मैं बना रहा हूं यहाँ पे, वो जब यहाँ पे थी तो ये टी था। ओके, अब आपकी क्लॉक जो है वो टन 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 यहाँ पे आ गई, तो इसका मतलब थोड़ा सा टाइम और गुजर गया है। इसलिए नया जो पॉइंट हमने लिया वो यहाँ पर है, और उसका नाम हमने क्या रखना है? याद से, क्योंकि ये जो हाइट है यहाँ से नीचे तक ये चेंज आया है, तो उसका नाम हमने याद से रखना है बड़ी एहतियात के साथ, टी प्लस एच। और ये बात बड़ी कॉमन सेंस में आने वाली है। ये इसलिए लॉजिकल है कि ये तो आपने पहला नुक्ता बनाया और ये चेंज है एच,
तो चेंज जमा कर दिया ना, यहाँ पे ये जमा हो गया ना h इस नुक्ते के साथ, यानी ये नुक्ता और जमा ये, इसलिए t प्लस h आएगा। सिंपल। किसी को कोई इसमें रुकावट है क्या, आगे बढ़ूं? सर प्लीज इस पॉइंट को एक बार फिर एक्सप्लेन कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से देखें कि आपके पास यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट गिर रहा है और ये यहाँ रोक देते हैं और ये देखें कि मैंने यहाँ पे जो अभी बात की है वो है h के इजाफे की। हमें किसी ने कहा यहाँ पर जो पॉइंट है, हमें किसी ने कहा ये यहाँ पर जो पॉइंट है इस पर स्पीड बताओ बॉल की। बॉल जो आ रही है नीचे, इसकी स्पीड हमें इस ब्लैक डॉट वाले पॉइंट पर बताओ। हम कहते हैं ब्लैक डॉट वाले पॉइंट पर स्पीड बताना इम्पॉसिबल है। हम कहते हैं इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि ब्लैक डॉट जो एक पॉइंट पी के नाम से अगर हम इसको पुकारें तो हम कहते हैं ब्लैक डॉट जो है वो दरअसल सिंगल पॉइंट है और हमें जब भी एवरेज स्पीड मालूम करनी होती है हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो फिर हम कहते हैं तो फिर किस तरह से तुम 2 पॉइंट हासिल करोगे? हम कहेंगे हम इस सिंगल पॉइंट को नाम देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, इसको हम नाम देते हैं t बजाय b के या p के, क्योंकि t से ज़रा आसानी रहती है इक्वेशन करने में। हम इसको नाम देते हैं t और फिर हम कहते हैं नाम तो दे दिया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये बॉल इसके बाद भी नीचे आ रही है। अच्छा, ये बॉल कहाँ थी? ये बॉल जब यहाँ थी, यहाँ, तो अब इसके बाद भी तो ये नीचे आ रही है। थोड़ा सा वक्त और गुजारने के बाद घड़ी पर, एग्जैक्टली घड़ी पर, ये याद रखना है, ये मैंने क्लॉक इसी वजह से बनाया। और ये नीचे फ्रेम क्या है? ये फ्रेम घड़ी तो है, मैंने आपके सामने जमा तफरीक की थी कि 24 फ्रेम 1 सेकंड है। तो घड़ी पर आपने देखना है कि घड़ी पर थोड़ा सा टाइम और गुजारें। अभी फ्रेम 50 है, ये देखें फ्रेम 50 पर हमारा पॉइंट ब्लैक डॉट में है, तो थोड़ा सा टाइम और गुजारें। यूं करें कि 56 कर दें। 56 करने से जो थोड़ा सा टाइम और गुजर गया तो वो दूसरा टाइम है और ये पहला टी जो है ये पहला टाइम है। लेकिन इन दोनों टाइमों के दरमियान जो चेंज है वो चेंज टाइम में चेंज है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला टाइम है, ये दूसरा टाइम है और इन दोनों टाइमों के दरमियान जो चेंज है वो टाइम में चेंज है, यानी ये टाइम और ये चेंज और ये टाइम। तो इस चेंज को हमने नाम दिया h। क्यों? क्योंकि h अमूमन हाइट के लिए यूज होता है। तो जब हमने इस चेंज को नाम दिया h, तो हम अब कह सकते हैं कि ये पहला टाइम है और ये जो 56 पर दूसरा है, यानी पहला तो 50 पर था, ये देखें पीछे, और जो ये जो 56 पर दूसरा टाइम है इसमें थोड़ा सा घड़ी चल चुकी है और ये हाइट जो टाइम में आई है, यानी चेंज जो है उसको हम हाइट कह रहे हैं। दरअसल ग्राफ पे हाइट है, वैसे क्या हाइट है, घड़ी पे तो हाइट नहीं होती। चेंज इन टाइम जो आया है उसको नाम दे रहे हैं हम h का। और दूसरा पॉइंट जो हम लगा रहे हैं इसका वो है यहाँ पर, इस तरह से। दूसरे का नाम क्या होना चाहिए? दूसरे का नाम होना चाहिए t को दोबारा ले लिया जाए, प्लस का साइन इसलिए डाल दिया जाए कि इसके साथ जमा करते हैं किसको? उस चेंज को जो टाइम में आई है, यानी चेंज कितनी आई है, h लेवल पे चेंज आई। ये बात थी। अगर आप भी समझ नहीं आई फिर बताएं, मैं फिर तीसरी बार कोई और तरीका इख्तियार करूंगा। नहीं सर, क्लियर है टोटल। क्लियर है? थैंक यू। अच्छा जी, अभी देखें, अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये और इंटरेस्टिंग हो जाती है बात, क्योंकि अब देखिए क्या सिचुएशन सीन है यहाँ पे बन चुका। यहाँ पे सीन ये बन चुका हुजूर कि जो पोजीशन वाली हमारी मुसावात थी इक्वेशन, वो पोजीशन वाली थी, याद रखें, वो फासले की है, वेलोसिटी की नहीं है। कभी भूले से उसको किसी और मुसावात के साथ मद गम नहीं करना कि फासला एज द फंक्शन ऑफ टाइम जो था वो था ct², यानी जब भी t 2 होगा तो स्क्वायर्ड से 4 बन जाएगा,
जब भी t 3 होगा तो स्क्वायर से 9 बन जाएगा और साथ में 16 ज़रब खा जाएगा, तो हमें पूरा फासला निकल आएगा कि कितना तय हुआ। अब ये फासला है, वेलोसिटी नहीं है। अब बात हो रही है वेलोसिटी की। वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला है वो है चेंज इन पोजीशन, जिसको हम x भी लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये फार्मूला है। और इस फार्मूले को अगर हम दोबारा लिखें ज़रा, तो हम लिखेंगे कि वेलोसिटी है चेंज इन टाइम और चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन कम से कम दो हैं हमारे पास, t और t प्लस h। हम अभी फिलहाल t और t प्लस h की बजाय डॉक्टर हुमा जैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एफएससी के बाद दोबारा फिजिक्स नहीं पढ़ी, उनके लिए यहाँ यूं कर देते हैं कि दो पोजीशनें कैसे ली जा सकती हैं। नंबर एक, x2 माइनस x1। ऐसा क्यों लिया? 2 पहले क्यों लिया, 1 बाद में क्यों लिया? फरहान या आबदा बताएं। फाइनल x2 फाइनल पोजीशन और x1 इनिशियल पोजीशन है, शाबाश, तो वही कवर हुआ ना जो। शाबाश। तो अगले में से पिछली, हाँ जी, अगली में से पिछली वाले को माइनस करें तो हमें वो दरमियान वाला इंटरवल मिलता है, जिसको हम एवरेज कह लेते हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर हुमा, आपने बात समझी। दूसरी जो पोजीशन है वो पहले लिखनी होती है, और यहाँ पे हमारे पास पोजीशन कौन सी दूसरी है? यहाँ पे हमारे पास पोजीशन दूसरी है t प्लस h। तो दूसरी पहले लिखनी होती है और पहली बाद में लिखनी होती है। तो तब हम जाके कहेंगे पोजीशन में लिख दी हमने तब्दीली, टाइम में तब्दीली लिखने के साथ ही हमारी इक्वेशन बन जाएगी। चलें तो हम कब बनाते हैं, हम करते हैं। ये वेलोसिटी की इक्वेशन आई 1 मिनट के अंदर, और कैसे आई कि हमारी पहली पोजीशन क्या है और हमारी दूसरी पोजीशन क्या है। पहले हम पहली पोजीशन लिखते हैं क्योंकि हमारे पास वो पहले से मौजूद है। ये हमारी पहली पोजीशन है। हमने कहा था ना कि ये फासला है तो फासला पोजीशन होता है। सो ये हमारी पहली पोजीशन है एस ऑफ टी। हम कहते हैं कि हमारी पहली पोजीशन क्या है, हमारी पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन हमारी मालूम नहीं है, जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ, और हमारी पहली पोजीशन है एस ऑफ टी, क्योंकि ये पोजीशन है। बात बार बार हुई है कि ये पोजीशन है, यानी पोजीशन मानी ये फासला है, वो फासला जो तय हुआ, और एस ऑफ टी है। तो पोजीशन और फिर डेल्टा टी के एतबार से अभी तक मैंने यहाँ पे कोई चेंज नहीं लाया जानबूझ के। सो ये x2 जो हमारा है वो इस वाली निशान बन गया, और एस ऑफ टी जो हमारा है वो इजीली हमारे पास आ गया। इसका जी सर, हमने x2 को x2 ही क्यों नहीं लिख रहे? हम उस वहाँ पे सवालिया निशान क्यों लगा रहे हैं? x2 इसलिए नहीं लिख रहे कि x2 मैंने खुद से इसमें ज़बरदस्ती लिखा है, इसकी ज़रूरत x2 या x1 की नहीं थी। मैं जस्ट x को फासला कह रहा हूँ, जो ये s है, तो x भी लिख दिया जाता है ना। तो इसको यूँ समझ लें कि मैं ये कह रहा हूँ, यूँ समझ लें कि मैं ये कह रहा हूँ s ऑफ t 2, और यूँ समझ लें कि मैं कह रहा हूँ s ऑफ t 1, यानी इन दोनों के दरमियान यूँ समझ लें कि मैंने डिफरेंस बताना है। तो एस ऑफ टी तो अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ सवालिया निशान डाल दिया, क्योंकि वो तो हमारे पास है नहीं। और एस ऑफ टी हमारे पास है क्योंकि यहाँ हम देख चुके हैं कि ये एस ऑफ टी की वैल्यू है और ये एस ऑफ टी खुद है। तो एस ऑफ टी पहले खुद हम लिख रहे हैं, ये हमारे पास है, और एस ऑफ हमारे पास x2 चूंकि हमने x1 की जगह पे कुछ वैल्यू रखी है थी असल में, तो इसलिए x2 की जगह पे हमने सवालिया निशान रखा। अब यहाँ पे हम डालेंगे कि वो क्या है। ओके, तो ये देखें यहाँ पे मौजूद है हमारे पास x1 की जगह पे जो पोजीशन है वो तो t है, और x2 की जो हमारी जगह पे पोजीशन है वो t प्लस h है। यानी ये अगर देखें आप, ड्रॉ, एक मिनट, ये आप अगर देखें कि ये t जो है ये x1 की जगह पे है, या इसी को हम s ऑफ t भी कह सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू दिस t इजीली ये एक ही चीज है ये भी। अच्छा, और ये t प्लस h जो है ये x2 भी हम कह सकते हैं, या इससे s ऑफ t प्लस
एच भी हम कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज द सेकंड पोजीशन लाइक x2। तो ये अब क्लियर हो गया कि x2 जो है वो बाद में पहले लिखा जाएगा और वो ये वैल्यू होगी, और x1 जो है वो बाद में लिखा जाएगा और वो ये वैल्यू होगी। तो बाद में लिखी जाएगी और पहले लिखी जाएगी। यहां तक अगर समझ आ गई है तो ये वैल्यू अब हम लिख सकते हैं, और ये वैल्यू है जिसको हमने सवालिया निशान डाला था, ये वैल्यू है एस ऑफ, बोलो फरहान, शाबाश, एस ऑफ टी प्लस एच। अच्छा, अब हमने ये जो इक्वेशन अभी तक हमारे सामने बनी है, इसमें एक और चीज हम डाल सकते हैं। ऊपर वाला वैसे का वैसे फिलहाल लिखने दें, और माइनस एस एफ टी, और नीचे में अब हम जानते थे ऑलरेडी, और हम काफी देर से डेल्टा टी लिखते आ रहे हैं, हालांकि अब हम जान चुके हैं कि वो टाइम में जो चेंज है, हाँ, कि टाइम में वो जो चेंज है वो तो एच है। शाबाश फरहान, शाबाश। यानी हम जान चुके हैं कि टाइम में जो चेंज है, टाइम में जो चेंज है वो तो ये एच है। क्यों? देखे ना, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे टाइम, तो चेंज यही एच है। अच्छा, अब जो टाइम में चेंज है वो सिंपल एच है, इसलिए टेंशन की तो जरूरत ही नहीं बची। यहाँ पे सिंपल एच लिख देने से टाइम में पूरे का पूरा डेल्टा टी लिखा जा चुका है, क्योंकि पूरे का पूरा डेल्टा टी यही ग्रीन कलर की लाइन है जिसमें छोटा सा एच भी लिखा है मैंने। अच्छा, अब अगर ये एच से काम चल गया है तो बात तो बन गई है। सवाल ये है कि अगर दो साइडें एक मुसावात की हों, वन साइड यानी लेफ्ट साइड और फिर बराबर है राइट साइड, तो ये एक उसूल है कि हम राइट साइड को लेफ्ट साइड के बराबर होने की वजह से किसी और ऐसी इक्वेशन में जिसकी लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो और उनमें से कोई एक साइड ऊपर वाली की से मिलती हो, फॉर एग्जाम्पल ये साइड अगर इससे मिलती है तो इन दोनों को हम बराबर ले सकते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड अगर मिलती है तो, और अगर लेफ्ट साइड राइट साइड मिलती है तो हम इन दोनों को बराबर ले सकते हैं। ये सिंपल दोबारा से अगर आप देखें तो ये यूं है जैसे लिखा हो 4 = 6, ये बिल्कुल सादा करके बता रहा हूं, 4 = 6 और 2 जमा 2 इक्वल्स 2 जमा 2 इक्वल्स, ये तो उसी चीज की मैथमेटिकल फॉर्म है ना, वो जो सर आप कहते हैं कि लॉजिकल डिडक्शन। असल में ये कंपैरिजन है ना। तो अगर ये चीज बिल्कुल, आप तो सीनियर है ना, मैं डॉक्टर हुमा के लिए और जो एक दो बच्चे बैठे उनके लिए कर रहा हूँ फरहान। मुझे पता है कि ये आपके लेवल से बहुत बुलंद है, यानी बहुत कम है, आपके और आपदा के लेवल से बहुत नीचे है ये चीज। तो आप तो हैं स्टूडेंट फिजिक्स के ना। मैं पूछ रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ कि ये तो वही बात है ना जिस तरह हम कहते हैं कि लॉजिकल डिडक्शन इसी की मैथमेटिकल फॉर्म है। एग्जैक्टली अगर ये चीज इसके बराबर है तो हाँ एग्जैक्टली। तो अगर ये चीज इसके लिए हाँ, वो एक मशहूर हम कहते हैं ना, अगर ए और बी आपस में इक्वल है और फिर बी सी के इक्वल है तो फिर ए और सी इक्वल है। शाबाश शाबाश, लॉजिक बिल्कुल 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 ये वही लॉजिक। तो अब हम कहा था कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्द है, तो फिर इस वजह हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, अब ये मैं क्यों इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा था कि राइट साइड लेफ्ट साइड को बराबर करती है, इसलिए कर रहा था जब से मतलब हमारे साथ डॉक्टर हुमा जो हैं वो जिसमें बॉडी की डॉक्टर हैं, कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन मैं जब से वो साथ आई कोशिश करता हूँ कि एफएससी के बाद उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी तो उनको शौक भी टाइम एंड स्पेस का है, तो क्यों ना ज़रा थोड़ा ज़्यादा एफर्ट पुट कर दूं और हम बात उनको भी समझा लें। अच्छा, अब देखें कि ये जो फॉर्म मैंने क्यों लिखी है राइट एंड लेफ्ट की, उसके राज खोलने का टाइम आ गया है। क्या टाइम आ गया है? हमने सबसे पहली मुसावात क्या लिखी थी? हमने लिखा था एस ऑफ टी इक्वल्स सी टी स्क्वायर्ड, और हमने थोड़ी देर बाद जब मालूम किया कि t प्लस एच भी हो सकता है तो दूसरी मुसावात हमारे पास आ गई थी t प्लस एच इक्वल्स
सी टी प्लस एच स्क्वेयर्ड। होल स्क्वायर। दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इस t की जगह पर ये t प्लस एच आया है, ये c वैसे का वैसे बाकी रहा है, ये c वैसे का वैसे बाकी रहा है, इस t की जगह पर ये t प्लस एच आया है और ये स्क्वायर यहाँ पूरे के ऊपर आ गया है। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ आ गई है तो मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, और वो ये है कि अगर दोनों साइडें ये वाली हमने ली हैं, लेफ्ट साइडें, यानी ये ली है और ये लिए कहाँ, ये देखें यहाँ, ये लेफ्ट साइड ली है और ये देखें यहाँ ये लेफ्ट साइड ली है। इन नीचे वाली इक्वेशनों की अगर दोनों साइडें लेफ्ट यहाँ पर ली हैं वेलोसिटी में, तो अब हम उनकी असल वैल्यूज यानी सी टी स्क्वायर्ड और c इंटू टी प्लस एच होल स्क्वायर्ड, ये वैल्यूज यहाँ दर्ज कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब हम ऐसा करते हैं तो ये बनेगा v इक्वल्स अब हमने इसकी जगह पर किसकी वैल्यू लेनी है, ये इसकी वैल्यू। समझ आ रही है ये बात? c इंटू टी प्लस एच। चुप हो गए हैं? जी सर, समझ बिल्कुल आ रही है। अच्छा, यस सर। ओके। तो अब हमने ये इसकी जगह पर इसके सामने ये वैल्यू थी तो ये हमने ले ली, और अब इसकी जगह पर ये वैल्यू सामने है तो लिहाजा ये वैल्यू अब हम यहाँ ले लेंगे और इनको बट्टे में हम कर देंगे सिर्फ h। ये हो गया सिर्फ h। चले, ये फॉर्म कैसे आई है मैं फाइल ऐसे सेव करूंगा, और अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे तो उनको दोबारा इस लेक्चर को भी सुनना चाहिए। इसकी पूरी तैयारी कीजिएगा लेक्चर की और फाइल की, क्योंकि आगे आपको फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन जो है वो दबा के बताना है बार बार। एनीवेज, तो अब जरा देखें कि ये क्या बन गया है, जरा गौर करें। तो यहाँ पे एक चीज आपके सामने मैंने रेड कर दी है, और ये चीज है पोलिनोमियल विद द पावर ऑफ 2, जिसको हमने उमर ख़याम की मुसावात में रिजॉल्व किया था। और ये वो पोलिनोमियल है, तो ये एक तरह से एक्सपेंड अगर हम करें तो 1 to 1 वाला हमारे पास इसका कोएफिशिएंट आता है। और जो मैथ और फिजिक्स के स्टूडेंट बैठे हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं कि इसके पोलिनोमियल का जवाब आएगा टी स्क्वायर्ड प्लस 2th प्लस एच स्क्वायर्ड। लेकिन जो नहीं बैठे मैथ के लोग वो ये समझें कि t प्लस एच होल स्क्वायर्ड जो है इसका मीनिंग है कि t प्लस एच जो है वो दो बार आपस में ज़रब खा रहा है। यानी हम यूं कहें कि t प्लस एच और फिर ये ज़रब खा रहा है दूसरी बार दोबारा t प्लस एच। यानी हम यूं कहें कि ये जो जवाब क्या आएगा इसका, जाहिर है इसका जवाब है t स्क्वायर्ड प्लस 2th प्लस एच स्क्वायर्ड। और इसको दूसरी जमात के मैथ के तरीके से भी हल किया जा सकता है, लेकिन वो मैं किसी अलग क्लास में डॉक्टर हुमा और कुछ और लोग जो हमारे साथ हैं उनको बता दूंगा। t प्लस एच को ऊपर लिखें और t प्लस एच को नीचे लिखें, तो वो जो दूसरी जमात में हम ज़रब किया करते थे उस तरीके से भी ये हो सकता है। एनीवेज, अब हमने क्या किया कि हमने इसको एक्सपेंड कर दिया और ये वैल्यू किस वैल्यू के सामने आ गई, इस वैल्यू के सामने। यानी इसकी वैल्यू अब ये है, और अगर ये इसकी वैल्यू है तो हम इसकी ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। हम करेंगे v इक्वल्स और c के बाद इनटू में एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी ये वाली फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म हम इसमें डालेंगे और हम कहेंगे t स्क्वायर्ड प्लस 2th प्लस एच स्क्वायर्ड और बंद। फिर हम कहेंगे माइन, सिंपली हम a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला पेन कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली कि हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली। तो अब देखें ये आ गई फॉर्म, यानी इस फॉर्म में आने के बाद हम फिर भी नीचे इसके h लिख सकते हैं। अभी तक हमने उस h का कुछ नहीं किया। ओके, तो ये फॉर्म देखें क्या बन गई है। ये तो ऑलरेडी हमारे पास पीछे से आ रही है ct,
इसकी तो मैं टेंशन ही नहीं है, ये माइनस के साथ ही आ रही है, इसकी तो मैं टेंशन नहीं है। एक्सपेंड तो हुआ ये हिस्सा जो मैंने रेड किया था, तो अब इस रेड हिस्से को जो एक्सपेंड हुआ था सी के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सी इनटू है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। और हम मल्टीप्लाई करते हैं कि v इक्वल्स अब c इंटू सी टी स्क्वायर्ड, सी इंटू टी स्क्वायर्ड तो सी टी स्क्वायर्ड, फिर प्लस टू, हाँ 2CTH प्लस CH स्क्वायर्ड, ये हो गया माइनस CT स्क्वायर्ड, और टोटल के नीचे H। ओके, टोटल के नीचे H। आप देखें ये तो बड़ी आसान सूरत पैदा हो गई है। आप ये देखें, ये प्लस CT स्क्वायर्ड है और ये माइनस CT स्क्वायर्ड है। जी आपस में कट जाएंगे सर। हाँ, तो ये तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, और क्या कटेगा? CH कॉमन ले लें, H भी कट जाएगा। H भी कट जाएगा। अगर हम कॉमन ले लें तो ये H इसको काट देगा और इसको भी काट देगा। और ये चूंकि मैथ छोटी क्लासों की है तो मैं इसको अब मजीद डिटेल में इसके तो मैं नहीं जाऊंगा। खैर, अब यहाँ पे हमारे पास आया v इक्वल्स 2CT प्लस CH, क्योंकि हमने ऊपर 2 जो है वो काटा है और H अभी बाकी है, यानी एक H के साथ एक H कट गया तो एक H अभी बाकी है। ये बात समझ में आई सबको? ओके जी, क्या कहा फरहान? हाँ कॉमन लिया, लेकिन ये H जब कटा नीचे तो ऊपर सिर्फ पावर कट जाएगी 2 और एक H बच जाएगा। सर वो कह रहे हैं कि C कॉमन ले लें ताकि वो पिछला एक जो बना हुआ है उसके साथ साथ कॉमन चीज आ रही है वो एंड तक साथ चले। वो भी तरीका ठीक है, लेकिन ये शॉर्टकट है। एनीवेज, हम जो है अगला टाइम बचाते हुए अगला स्टेप तय करते हैं, और वो स्टेप ये है कि आपको याद होगा कि जब v इक्वल्स 0/0 हुआ था, दैट वाज कॉल्ड मैथमेटिकल डिजास्टर। लेकिन अब हमने जो फॉर्म ले ली है इसमें 0 एक और जगह पे आ गया है जहां पे डिवाइड नहीं हो रहा, CT प्लस C, और ये जो H है ये अप्रोचिंग 0 हो सकता है। यानी कोई आदमी अगर ये वाला वैल्यू डाल रहा हो 0.000000000000000000001, ये अगर वैल्यू कोई बंदा यहाँ पे डाल रहा हो H की जगह पे, तो आप मुझे बताएं क्या जरूरी है फिर ये लिखना? इसकी जगह 0 ही लिख दो, क्योंकि ये तो मतलब अनमेंशनेबल लेवल पे छोटी है ना। ऐसा ही है ना बेटा? सर ये तो लिमिट पे चला गया सर। असल में इतना प्रिसाइज रिजल्ट मेरा लेते हैं तो इसको 0 लिया जाता है ऐसे मौके पे। हम ले नहीं सकते इतना हाँ, तो इससे मौके पे 0 लिया जाता है। तो क्या करेंगे हम कि हम करेंगे 2CT प्लस C टाइम्स 0। आप बताएं कि 0 किस जगह पे आया है? यहाँ पे मना था लाना एग्जैक्टली, और यहाँ पे लाना बिल्कुल भी मना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाने के बाद तो मसला ही हल हो गया, जो 2,500-3 हजार साल से दरपेश था वो मसला हल हो गया। कि क्या हुआ? v इक्वल्स 2CT और ये आ गया आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि ये तो c जो है 0 के साथ जरा वका के खत्म हो गया, और ये आ गया आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आप बता सकते हैं कि उस स्पेसिफिक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है। अब ये जो 0 मैंने किया ये क्या था? ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नहीं समझते कैलकुलस को, ये वाली जो H है, ये वाला H जो ग्रीन है, ये स्क्वीज किया गया है। यानी यहाँ पे तो बहुत बड़ा H आपको नजर आ रहा है ना, और ये इतना बड़ा है, लेकिन ये अब बहुत छोटा रह गया है। इस H की वैल्यू बहुत छोटी, इसीलिए 0,0,0,0 किया हमने। तो ये सिंपल। अब आ गए आखिरी बात पे, ताकि हम अपनी क्लास भी ख़त्म कर सकें, और वो आखिरी बात यह है कि जब आ गई वेलोसिटी तो फिर तो एक्सेलरेशन का मसला नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटीज
विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम। और जब हमारे पास ये आएगा तो यहाँ पे कौन सी दो वेलोसिटियां हमारे पास अब हैं, मैं बताऊं आपको कौन सी दो हैं। नंबर एक वेलोसिटी हमारे पास है वेलोसिटी 2ct, और दूसरी बताएगी आपदा। अब दूसरी वेलोसिटी हमारे पास कौन सी आ गई है, जो सर स्टार्ट में ली थी, स्क्वायर्ड वाली, ये T+H सर, T+H। ठीक है अली रहमत, एग्जैक्टली। अब हमारे पास आ गई दो वेलोसिटियां, और हम यहाँ ये दोनों वेलोसिटियां अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंस, और यहाँ पे हम h लिख देंगे, सिंपल। तो ये बहुत आसान है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी थोड़ा मुश्किल था, एक्सेलरेशन आसान है। a लिखा और फिर हमने चेंज लिखा, दूसरी वेलोसिटी पहले लिखनी है, इसलिए हमने लिखा 2c इंटू टी प्लस h, और माइनस पहली वेलोसिटी बाद में लिखनी है, इसलिए हमने 2ct यहाँ पे लिख दिया। और जब ये लिख लिया बटे में हमने सिर्फ h लिखना है, क्योंकि हमें पता था पहले से कि टाइम में चेंज तो सिर्फ h है। अब अगर हम इनको काट वाट करें तो आप देखें कि ये क्या सिचुएशन बन गई है। a इक्वल्स, इनको मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो 2ct प्लस 2ch माइनस 2ct, और नीचे आ जाएगा h, बचेगा सिर्फ, हाँ शाबाश, और नीचे आ जाएगा h। और अब आपके पास जो इस शतरंज में बचा है, जैसा कि आपदा ने कहा, वो सिर्फ 2c है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक तो जनाब गया ये और h भी जाएगा, हाँ 2c बचेगा। 2ct गया किसके साथ, माइनस वाला प्लस के साथ चला गया, और ये h भी चला गया, तो बच गया हमारे पास a इक्वल्स 2c। अब c आप जानते हैं कि कितना है, आप जानते हैं कि c 16 है, यानी जो गैलीलियो का c है वो 16 है। अच्छा, हाँ, तो 16 अगर c है तो हमारे पास क्या आ गया, 32 मीटर्स फीट पर सेकंड स्क्वायर्ड, क्योंकि एक्सेलरेशन पर सेकंड स्क्वायर्ड होता है। अभी भी बात हमारी थोड़ी सी रहती है, वो क्या है, वो ये है कि यार ये देखो ये क्या है, ये है a इक्वल्स 2c, और जब a इक्वल्स 2c है तो c भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है। तो जब 2c खुद पूरे का पूरा कांस्टेंट है तो हम क्यों इसको वेरिएबल के तौर पे लिखें, हमें चाहिए कि हम इसके लिए अलग नाम लेकर आए। कांस्टेंट्स को आमतौर पे कापा के साथ, के के साथ लिखा जाता है, हम चाहें तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स के, लेकिन हम खुद पसंद करते हैं एक ब्यूटीफुल नाम, उसको कहते हैं स्मॉल लेटर g। अब हमने स्मॉल लेटर g जो है इसको नाम दिया है, ये आज हमने साइंसदान बनकर खुद किया है, ये बात याद रहे। तो हमने ये नाम दे दिया 2c, किसको, 2c को नाम दे दिया क्या, g। अच्छा, अब अगर हमने इसको g नाम दे दिया है तो 2c में c 16 था, ये आपको याद होगा। अच्छा, और 2 तो 2 था, अगर हमने रिजल्ट देखा तो 32 था। हम अगर चाहें कि ये जो g है ये तो अभी हमें पता है कि 32 फुट है, लेकिन हम अगर चाहें कि ये g 32 फुट की बजाय c हमें मिले 16 फुट g की जबान में, तो हमें करना पड़ेगा 1/2g। सिंपल बात है ना, क्यों, क्योंकि 1/2g का मतलब है 32 का आधा, ये 32 है और ये 2c है, 2c है 32 में c 2 है, और हमें चाहिए सिर्फ 16, क्योंकि हमें अपना c वापस चाहिए। तो सिर्फ 16 के लिए हम 1/2 32 के साथ लगा देते हैं, यानी g के साथ, तो ये हो जाएगा 1/2g। इससे हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत सिचुएशन पैदा हो जाएगी। वो क्या है, अब तक हमारे पास आई हैं 3 मुसावातें, और उनमें से एक है s ऑफ t इक्वल्स ct स्क्वायर्ड, दूसरी हमारे पास है v ऑफ t इक्वल्स 2ct, तीसरी हमारे पास है a ऑफ t इक्वल्स 2c। 2c।
ये 3 हमारे पास आई हैं और यहाँ पे देखें, अब देखो कितनी मजे की खूबसूरत बात बताने लगा हूँ। यहाँ पे देखो ये t है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v एक फंक्शन ऑफ टाइम है, t यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट है। फिर यहाँ पे t है, t यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी टाइम डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे इक्वेशन में t नहीं है वैल्यू में, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होता। तो हम करेंगे कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू सी, तो ये भी हमारी ठीक है। अच्छा, अब एक स्टेप और रहता है और वो है कि देखें हमने यहाँ एक वैल्यू बनाई है अपनी मर्जी से कि हमें सी चाहिए हो तो 1/2g बना लिया करें, और सी ना चाहिए हो तो सिर्फ अकेला जी ले लिया करें। इसलिए हमें सी की वैल्यू अब पता है और वो है 1/2g। तो हम ये करते हैं कि जहां जहां यहाँ पर सी है इसको रिप्लेस कर देते हैं 1/2g के साथ। सॉरी, सी को करना था। जहां जहां पे यहाँ पे सी है इसको 1/2g के साथ रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि c इज इक्वल टू 1/2g, और इसलिए हमारे पास एक चीज आ जाएगी जिसको हमने पहले से देखा हुआ है। हम कहेंगे s ऑफ t इक्वल्स, अब ct में 1/2g, s ऑफ t में पहला ले रहा हूं मैं, ऊपर वाला ये वाला देखें, यहाँ पे मैं नजर रखें। तो अभी हमें क्या चाहिए, c की जगह पे क्या चाहिए, 1/2g चाहिए, और t² वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया s इक्वल्स 1/2 GT²। उसके बाद दूसरी में फिर रिप्लेस करें v ऑफ t में, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में 2ct था हमारे पास। अब यहाँ पे जो c है, इस c को रिप्लेस कर दें 1/2g, 1/2, बाकी बचेगा GT। हाँ, 1/2g, ऐसे ही है सर, ऐसे ही ठीक। अच्छा हाँ, ये था 2ct, 2 और टाइम्स और 1/2g, और फिर आगे आ जाएगा आपके t। अच्छा जी, इस पोजीशन में v एज द फंक्शन ऑफ t निकलेगा, 2 के साथ 2 कट गया और ये सिर्फ gt बच जाएगा। अगर आप याद करें तो ये लेफ्ट साइड वाला जो v है ये एक्चुअली vf माइनस vi भी कहलाया जा सकता है, यानी इसको कहा जा सकता है, यानी v इक्वल्स जी, हाँ सॉरी, नहीं gt नहीं आएगा, gt स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ t² आएगा, सेकंड में t और थर्ड विदाउट t होगा। हाँ, ये जो है ना, पहली में यहाँ पे आएगा सिर्फ 1/2 GT², इसमें सिर्फ GT आएगा, ये दोनों कट जाएंगे। ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये हमने पीछे हल करके आए हैं। इसमें जो ये हमने डाला है, ये हिस्सा पहले से है, ये हमने डाला है, तो इसके डालने से ये दोनों कट जाएंगे और सिर्फ GT हमारे पास बच जाएगा। इसको हम ऐसी फॉर्म में अगर देखें कि ये जो v लेफ्ट, ये मैंने लिखा v इक्वल vf माइनस vi, अब ये हम असल में टोटल बड़ा v, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, बड़ा v कर रहे हैं। असल चीज कोई भी v जो होता है वो अकेला तो v होता नहीं है, हमेशा इब्तदाई वेलोसिटी और आखिरी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होता है। फाइनल पहले लिखी जाती है, इनिशियल बाद में लिखी जाती है। सो अगर आप यहाँ गौर करें कि ऊपर आप क्या कर चुके हैं, आप इस v को ये v समझें तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे आप लिख सकते हैं vf माइनस vi इक्वल्स gt, और इसी को आप लिख सकते हैं vf माइनस vi इक्वल्स 80। सो ये आपने 9th में कर ली थी। आखिरी अब आ गई आपके पास ये वाली। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि ये जो सी आखिरी बच गया है हमारा हिस्सा, और उसमें इसको अगर रिप्लेस करें 1/2g के साथ तो ये बनेगा 1/2g, और क्या बचा, a, जवाब क्या आएगा, a इक्वल्स g,
A इक्वल G, और G की वैल्यू हम जानते हैं कि वो है 32 फीट। और अगर हम कन्वर्ट करें 32 फीट को, अगर हम कन्वर्ट करें 32 फीट को, कन्वर्ट फीट इनटू मीटर्स, और हम यहाँ पे लिखें 32, तो ये 9.7536 है। इसका मतलब ये 9.8 ही है, समझ लें आप। यानी 9.8 मीटर जो हमारा एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल, ये जी की वैल्यू वही होगी, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जनाब ये था आज के आपके लेक्चर का मेन पार्ट, जिसमें जो सबसे अहम बात है वो है एक्सेलरेशन का इजाफा फिजिक्स की दुनिया में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। और आप जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन आ गया तो फिर इसका तो बहुत गहरा ताल्लुक है किसके साथ, और एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट नहीं है सर, ये भी मालूम हो गया। ये भी मालूम हो गया। एक्सेलरेशन आ गया तो ये एक्सेलरेशन का बहुत गहरा रिश्ता है इस एफ के साथ। वेयर देयर इज एक्सेलरेशन देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ फोर्स। तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो ऑब्जेक्ट किसी न किसी फोर्स के ज़ेरे असर गिरता है, और वो फोर्स कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस पे हम फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे। चलें जी, बहुत मैंने आपका टाइम ले लिया। सर ये जो हमने इक्वेशंस लिखे हैं 2ct ऐसे स्क्वायर वगैरह, अगर हम उनका डेरिवेटिव लेते जाए तो सर वही वैल्यू आती है एग्जैक्ट, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ये भी था ना सर? बिल्कुल, वो हमने पढ़ना है आगे। हमने गैलीलियो के ज़माने में डेरिवेटिव्स को नहीं पढ़ सकते, क्यों? हमने देखा, बल्कि देखिए आप गौर करें, मेरी बात पे ध्यान दें, 2 मिनट चाहिए, कि क्या क्या है जो गैलीलियो ने नहीं किया और न्यूटन ने किया। क्या न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस यहाँ आपने गैलीलियो के काम में देख नहीं लिए सारे? यानी बिल्कुल सर। 1/2 GT स्क्वायर्ड क्या है, उसके लॉज ऑफ मोशंस में से फिर मैंने दूसरी भी अभी करके दिखाई थी, AT वाली। सो गैलीलियो ने ये कर लिया। फिर गैलीलियो ने ये ऐसे तो नहीं कर लिया, उसने वो जो छोटी सी हाइट ली है H के नाम से, वो छोटी सी हाइट पता है क्या है? अगर आप उस फॉर्म में देखें जिसमें मैंने उसको वो कैलकुलस है, वो कैलकुलस की फॉर्म है, वो कैलकुलस की, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो कैलकुलस है। और जब ये फॉर्म आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये कैलकुलस का मेरे ख्याल में फर्स्ट स्टूडेंट जो होता है पहले दिन का, वो यही फार्मूला जो है क्या कह रहे हैं आप? लिमिट्स का टॉपिक होता है उसमें कितना अच्छा, तो दूसरी बात मैं जो कर रहा हूँ वो ये है कि गैलीलियो ने फोर्स डायनामिक्स को बदल दिया, काइनेमैटिक्स को डायनामिक्स बना दिया, फोर्स लेकर आया, ग्रेविटी आ गई, इनर्शियल लॉ आ गया, सारा कुछ गैलीलियो का किया हुआ है। इवन कि वो फिर उसके पास माइक्रो टेलीस्कोप आ गई और फिर बैरूनी दुनिया की बातें, लेकिन उसको अपने ज़िंदगी के आखिरी 8 साल जो है ना वो घर में बंद रहकर गुजारने पड़े, जुल्म हुआ उसके साथ। जाएगा, बड़ी अच्छी हमारी पार्ट